पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे जैविक तत्वों में पशु, पक्षी, पौधे, वन, मछलियाँ, सभी प्राणी जिनमें जीवन है वो जैविक तत्व हैं। जबकि हवा, पानी, भूमि, चट्टान, सूर्य की किरणें ये सब अजैविक तत्व हैं। जैविक और अजैविक तत्वों के बीच आपस में संबंध होता है। पर्यावरण के कार्य क्या हैं? पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। पर्यावरण संसाधनों की कौन कौन से संसाधनों की पूर्ति करता है? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग संसाधनों के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जाता है, यानी इन संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। जैसे वनों में पेड़, जैसे समुद्र में मछलियां। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल, ये सब उपयोग और निष्कर्षण से समाप्त हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बना? पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट कार्य आता है तीसरा, पर्यावरण जननिक और जैविक विविधता प्रदान करता है। पर्यावरण हमें जैविक और जननिक विविधता प्रदान करता है। जैसे कितनी तरह के जीव जंतु हैं, कितनी तरह के पेड़ पौधे हैं, कितनी तरह की मछलियां हैं, जानवर हैं। तो इसका मतलब पर्यावरण ने हमको जैविक विविधता प्रदान की है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट आता है कि यह हमें सुंदर दृश्य देता है। प्रकृति ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, समतल जमीन दी, झरने दिए, समुद्र दिए, सूरज की किरणें, चंद्रमा, सितारे, हवा, सब कुछ प्रकृति ने भरपूर दिया हमें। ये जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, ये प्रकृति से हमको मिली है। पर्यावरण इन सब कार्यों को बिना व्यवधान के तब तक कर सकता है जब तक यह कार्य उसकी धारण क्षमता के अंदर हो, यानी संसाधनों की निष्कर्षण दर उनकी पुनर्जनन दर से कम हो। जब भी संसाधनों की निष्कर्षण दर उसकी पुनर्जनन दर से अधिक हो जाती है, तो उस समय पर्यावरण अपना तीसरा सबसे मुख्य कार्य करने में असफल हो जाता है। पर्यावरण संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण की एक अवशोषी क्षमता है, अवशेषों को समाहित करने की क्षमता है। इस क्षमता से अधिक यदि संसाधनों का प्रयोग किया गया तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पादन का बढ़ाना और विकसित देशों में अत्यधिक उद्योगों के कारण उत्पादन का बढ़ना, इन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर काफी अधिक दबाव डाला है। अनेक संसाधन तो विलुप्त हो गए हैं और पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के बाहर जाकर संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कारण से आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। आज विकास के क्रम में नदियां और अन्य जल स्रोत दूषित हो गए हैं। कुछ जल स्रोत तो सूख भी गए हैं। इसके कारण आज जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया गया है, यानी जल के लिए, पानी के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है। इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन निष्कर्षण से उनके महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए हैं। हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर बहुत अधिक धन खर्च करने में मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत। नया शब्द है आपके लिए, पर्यावरण अपक्षय
की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत, यानी जो पर्यावरण का हम अपक्षय कर रहे हैं उसके कारण स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस लाइन का मीनिंग है कि जो पर्यावरण का हम संसाधनों का अपक्षय कर रहे हैं उसके कारण जो स्वास्थ्य है उसकी क्वालिटी कम होती चली जा रही है। पानी और वायु से कितनी सारी बीमारियां, क्योंकि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके कारण सांस की और पानी से संबंधित संक्रामक रोगों की कितनी अधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, कितनी अधिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों में जैसे वैश्विक उष्णता, ओजोन परत का छेद बड़ा हो जाना, ये गंभीर समस्या बन चुकी है। कभी कभी पूछा भी जाता है प्रश्न में, पेपर में, कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के 2 पॉइंट्स बताएं। तो हमेशा याद रखें, वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप बोलते हैं, और ओजोन परत का छेद बढ़ जाना, इसको ओजोन क्षय नाम से भी पुकारा जाता है। आप सबको पता है कि सूरज की किरणें जो हैं धरती पर पहुंचती हैं तो बहुत गर्म होती हैं, तो सूरज की किरणों और धरती के बीच में एक ओजोन लेयर है। यह लेयर जो है ये हमें सूरज की किरणों में जो तपन है उससे हमारी सुरक्षा करती है। जब ओजोन लेयर का क्षय होने लगेगा, उसमें छेद होने लगेगा, तो सूरज की किरणें हम पर डायरेक्ट आनी शुरू हो गई तो तुरंत हमारे शरीर पर स्किन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि इससे स्किन कैंसर बहुत तेजी से फैल सकता है। स्किन कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसी तरह से जो वैश्विक उष्णता है, ग्लोबल वार्मिंग है, पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है वो पहले की तुलना में बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बर्फ ही बर्फ है, बर्फीले इलाके हैं। प्रकृति ने जो हमको धरती दी है उसमें पहाड़ हैं, आपने पढ़ा, जानते हैं आप, पहाड़ हैं और बर्फीले पहाड़ हैं। वो बर्फीले पहाड़ पिघलने लगे हैं। तो ये भी एक बहुत वैश्विक समस्या है कि वैश्विक उष्णता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पर्यावरण संबंधी 2 वैश्विक समस्याएं बताएं। तो नंबर 1 वैश्विक उष्णता, इसको डिटेल में लिख देंगे, और दूसरा आप लिखेंगे ओजोन परत का छेद बढ़ जाना या ओजोन क्षय हो जाना। क्लियर? क्या पर्यावरण संबंधी समस्याएं इस शताब्दी की नई हैं? प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू हुई थी, जनसंख्या बहुत ही कम थी। यानी जनसंख्या में जो असाधारण वृद्धि हुई है उससे पहले की बात करें तो जनसंख्या जब बहुत कम थी तो संसाधनों की मांग कम थी और प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति ज्यादा थी। यानी पर्यावरण अवशोषी क्षमता के भीतर था। संसाधनों की निष्कर्षण दर उनकी पुनर्जनन दर से कम थी, इसीलिए पर्यावरण संबंधी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती चली गई, दूसरी ओर विकसित देशों में औद्योगिक क्रांति आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, उद्योगों में भी उत्पादन बढ़ा, मांग बढ़ने लगी, संसाधनों की अब निष्कर्षण दर ज्यादा होने लगी, और यह एक समय आ गया कि संसाधनों की निष्कर्षण दर उनकी पुनर्जनन दर से ज्यादा हो गई। पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दबाव पड़ने लगा। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग उसकी पूर्ति से बिल्कुल अलग हो गई, उल्टा हो गई। अब संसाधनों की मांग ज्यादा थी पूर्ति की तुलना में। अब पर्यावरण असंतुलित होना शुरू हो गया और आज यह स्थिति है कि पर्यावरण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।